आदाब, शस्त्रकार, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। और आज की मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझको कोई भी राय या सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट में करके आप दे सकते हैं। आपकी राय या सुझाव को मैं वीडियो के अंत में उसको पढ़ के बताऊंगी, और उस पर जो भी आपकी राय होगी उस पर मैं फॉलो भी करूंगी। और वीडियो में जो भी मुझे कमेंट करेगा उसके नाम मैं अंत में आप सबको पढ़ के बताती हूँ। तो चलिए फिर, जो आज की मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो झारखंड राज्य की सच्ची घटना है। जहाँ जिला पड़ता है, झारखंड राज्य में एक जिला पड़ता है पाकुड़। पाकुड़ में एक थाना लगता है महेशपुर। महेशपुर थाना के पास एक गांव है जहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम दिनेश है। दिनेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। दिनेश के पिताजी का नाम राम मनोहर है और जो माता जी हैं वो काफ़ी वृद्ध हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हैं। तो यही डर कहीं ना कहीं उसके जो पिता हैं राम मनोहर को सताता है और वो चाहते हैं कि दिनेश की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। पर दिनेश जो है वो अभी अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में उसने 12वीं की परीक्षा पास की है। अब वो रांची शहर जाता है कमाने के लिए, और रांची शहर में काफ़ी अच्छी वो नौकरी कर रहा होता है और काफ़ी अच्छे वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो उसके पिताजी जो होते हैं राम मनोहर, वो अपने पुत्र से बार बार कहते हैं कि बेटा तुम विवाह कर लो, क्योंकि माँ का भी कोई भरोसा नहीं है, माँ भी काफ़ी बीमार रहती है कि कब उनको क्या हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, पर जो दिनेश होता है वो शादी अभी विवाह नहीं करना चाहता है। बट पिताजी के इतना कहने पर और घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए वो तैयार हो जाता है, और पास ही के गाँव में एक लड़की होती है जिससे वो विवाह कर लेता है। सन 2017 फरवरी में उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब संपन्न परिवार हो गया था, परिवार भी पूरा हो गया था। अब उनके जो पिताजी को, जो राम मनोहर थे, अब उनको दिनेश की चिंता भी नहीं रहती है, और क्योंकि अब वो विवाह कर लिया होता है और उनके घर में एक लक्ष्मी बहू आ जाती है जो घर परिवार की जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से निभा रही होती है। तो कहीं ना कहीं जो राम मनोहर के कंधे पे जो बोझ होता है वो भी उतर जाता है। फिर देखते ही देखते सन 2018 के शुरू में उनकी माता जी का, जो दिनेश की माता जी होती हैं, उनकी माँ का देहांत हो जाता है। उनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर क्या था, घर परिवार जो उसकी बहू है वो संभाल रही होती है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। पिताजी भी बहुत अपनी बहू से खुश थे, क्योंकि बहू जो थी काफ़ी सद्गुण संपन्न वो लड़की रहती है। और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उनके जो पिताजी होते हैं राम मनोहर, उनका भी देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद से घर में कोई बचता नहीं है, सिर्फ दिनेश और दिनेश की पत्नी बचती है। तो दिनेश सोचता है कि जब मैं रांची जा रहा हूँ तो वो अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाता हूँ। तो दिनेश काम करने के लिए रांची जाता है और अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाता है। तो रांची में फिर वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है और दोनों वहाँ पे साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सब कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, खुशियाँ थी, सब कुछ था, परिवार था, सुखी था, संपन्न था, और कोई बच्चे की किलकारी भी उनके आंगन में जल्द ही गूंजने वाली थी। कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो एक दिन राम मनोहर पास के होटल में खाना खाने जाता है। वहाँ हर रोज वो अक्सर खाना खाने जाया करता था। तब एक शाम होती है जब वो वहाँ पर खाना खा रहा होता है, तो उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है। जो महिला काफ़ी खूबसूरत होती है, और महिला को वो देखते ही देखते बिल्कुल खो जाता है। और महिला के बगल में एक व्यक्ति बैठा था जो उसका भाई था। फिर इसी तरह ये सिलसिला हर रोज़ चलता रहा। वो उस लड़की को देखने के बहाने हर रोज़ उसी होटल में खाने जाता, और वो जो लड़की थी और उसका भाई था वो दोनों भी उसी होटल में खाना खाने हर रोज़ शाम को आते थे। तो ये भी इधर दिनेश भी हर रोज़ शाम का खाना वहीं खाने लगता, और इसी तरह वो उसको देखता।
देखने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर वो सोचा अब इससे नज़दीकियाँ कैसे बढ़ाऊँ मैं, कैसे इस लड़की से बात करूँ। फिर वो किसी तरह हिम्मत करके, और वो जो लड़की थी कहीं ना कहीं दिनेश को भी वो देखती और देख के दूर ही दूर से मुस्कुराती। फिर दिनेश ने सोचा कि अब क्यों ना इससे बात किया जाए। फिर वो उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की से फिर हाय हेलो करता है। तब वो उस लड़की बताती है कि उसका नाम शिल्पी है। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम दिनेश है और मैं यहीं रांची में यहाँ पे काम करता हूँ और मेरा जो घर है वो गांव में है। तो फिर शिल्पी भी उससे बात करती है और दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर जो है वो आदान और प्रदान करते हैं। फिर दोनों की जो बातें हैं फिर होटल से फिर कॉल पे बातें होने लगती हैं। फिर जब भी दोनों को मौका मिलता वो एक दूसरे से बातें करते, और बातें करते करते एक दूसरे को कहीं ना कहीं दोनों ही मन में पसंद करने लगे थे और फिर पसंद भी करने लगे थे। और साथ ही साथ दोनों के मन में जो फीलिंग थी वो शायद प्यार और मोहब्बत की फीलिंग थी। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। इसी तरह जो दिनेश होता है वो शिल्पी को बाहर कहीं डेट पे लेके जाता है। तो फिर जहाँ वो उसको प्रपोज कर देता है और शिल्पी भी कहीं ना कहीं उसको मन ही मन में चाहने लगी थी और वो भी उसको मना नहीं कर पाती है और हाँ बोल देती है। फिर शिल्पी जब उसका भाई कमरे पे नहीं होता है तब वो दिनेश को फ़ोन करती है और बोलती है कि आज मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन है, क्या तुम मेरे कमरे पे आ सकते हो। तो दिनेश भी बिल्कुल हाँ बोल देता है और फटाफट उसके कमरे में पहुंच जाता है कि क्यों ना, क्योंकि हर किसी को ऐसे मौके छोड़ने नहीं होते हैं कि लड़की जब घर पे अकेली या कमरे पे अकेली हो तो लड़का भला उससे मिलने क्यों नहीं जाएगा। दिनेश भी सारा काम धाम छोड़ के अपनी पत्नी से झूठ बोल के कि आज रात वो नहीं आएगा, किसी काम से वो अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा है, वो बहाने करके वो शिल्पी के कमरे में जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते हैं और एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ती हैं कि कोई सीमा, कोई बंधन कुछ भी नहीं रह जाता। फिर जो दिनेश है वो शिल्पी से संबंध बनाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब वो दिनेश शिल्पी से शारीरिक संबंध बना रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो उठ बैठ होता है। वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। फिर शिल्पी पूछती क्या हुआ, तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम किन्नर हो, तो बोलती हाँ मैं किन्नर हूँ। तो फिर दिनेश कुछ देर पहले कुछ सोचता है, फिर उसके साथ उसकी बाहों में खो जाता है और फिर उससे अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जो शिल्पी है दिनेश की प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि हमेशा उसे कॉल करके बुलाती और जब भी बुलाती दोनों के बीच में अवैध संबंध बनते और दोनों एक दूसरे से अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाते। और फिर शिल्पी को भी दिनेश से बहुत मज़ा आने लगा। फिर एक वक्त आता है जब शिल्पी है जो है वो दिनेश को शादी के लिए प्रपोज करती है और कहती है कि अब क्यों ना हमें अपने रिश्ते को एक नाम दिया जाए। तो दिनेश भी हाँ बोल देता है, जो कि ऑलरेडी वो पहले से शादीशुदा होता है, फिर भी वो किन्नर से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर शादी करने के बाद ये होता है कि वो ज़्यादातर उस किन्नर के साथ ही रहता है। वो 2 दिन अपने घर अपनी पत्नी के साथ जाता है तो हफ्ते भर यहीं पे रहता है। इस तरह क्या बोलते हैं, जब भी वो घर जाता तो उसकी पत्नी उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती और परेशान रहती और उसे कहती कि पत्नी रहती है, जब भी वो घर जाता तो उससे पूछती कि आखिर में ये तुम ऐसा कौन सा काम करते हो कि जहाँ तुम अपनी पत्नी को ही वक्त नहीं दे पा रहे हो, ऐसे काम का क्या फ़ायदा, ये काम तुम छोड़ दो कि तुम अपनी पत्नी को ही वक्त नहीं दे पाते हो। तो जब भी वो घर जाता तो काफ़ी झगड़ा होती और पत्नी अपने घर भी कॉल करके बोलती तो घर वाले भी दिनेश को फ़ोन करते और समझाते कि आखिर में तुम इतना कहाँ बिजी रहते हो कि अपने घर पे आते नहीं हो और इतने दिन बाहर रहते हो। तो दिनेश बताता है कि मैं ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है।
तो फिर जो उसके घर वाले भी होते यही समझाते हैं कि आप तुम कोई दूसरा काम देख लो, ऐसे कब तक चलेगा। लड़के को भी समझ आ जाती है और वो भी सोचता है कि ऐसे तो नहीं चलने वाला। फिर वो अपनी पत्नी को वक्त देने लगता है और अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमता है और काफ़ी वक्त बिताता है और उससे जब भी मौका मिलता शारीरिक संबंध बनाता। और जो किन्नर शिल्पी थी उसके पास बहुत दिनों से दिनेश का कॉल और ना वो दिनेश उससे खुद मिलने आया, तो शिल्पी एक बिल्कुल पागल और परेशान और उसको फिर बार बार फोन करने लगती है कि तुम कहाँ हो, और मैसेज करने लगती है कि ना तुम मुझसे बात कर रहे हो, ना तुम कई दिनों से मुझसे मिलने आए हो। फिर इधर दिनेश एकदम हैरान और परेशान, अब दिनेश करे भी तो क्या करे। अब वो फिर एक बार अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि मुझे कंपनी से बार बार कॉल और मैसेज आ रहा है, अब मुझे अर्जेंटली कंपनी के काम से जाना पड़ेगा 1 हफ्तों के लिए बाहर। तो फिर वो जैसे ही फिर अपनी पत्नी से झूठ कह के वो शिल्पी किन्नर से मिलने जाता है और जैसे ही किन्नर के पास जाता है तो पहले किन्नर उससे बहुत सारे झगड़े और लड़ाई करती है। उसके बाद क्या ही था, दिल उसको मनाता है और अपनी बाहों में उसको बिल्कुल ले लेता है। तो शिल्पी सारे गुस्से भूल के एकदम उसकी प्यार में खो जाती है और फिर वो एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। और फिर उसके बाद से इतने दिन के बाद वो उससे मिला तो फिर से दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और अप्राकृतिक तरीके से जो दिनेश रहता है वो किन्नर के साथ वो अब संबंध बनाता है। फिर उसके बाद से किन्नर जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा हवस की, भूखी और परेशान थी, उसका मन नहीं भर रहा था। फिर वो परेशान होके वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ से दवाई खरीद के लाता है और खाने के बाद फिर से शिल्पी किन्नर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर उसके बाद किन्नर इसी तरह उसको बार बार परेशान करती है। अब दिनेश भी किन्नर से, शिल्पी से बहुत तंग आ गया था कि वो उससे कितनी बार इस तरह के संबंध बनाए। अब वो भी उससे हैरान और परेशान था। इधर वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए तैयार होता है और किन्नर से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ कुछ कंपनी के काम से बाहर, तो फिर मैं तुमसे बाद में अब मिलूंगा। तो फिर ये कह के वो चला जाता है और फिर उसको कुछ कपड़े वो अपने पैक करके ले जाता है और उसकी एक जैकेट छूट जाती है। तो जब किन्नर की नज़र उस जैकेट पे पड़ती है तो वो सोचती है कि अरे ये तो दिनेश अपनी जैकेट एक कपड़ा भूल गया। फिर जब वो उठाती है उस कपड़े को तो उसमें से नीचे एक फ़ोटो गिरती है। वो फ़ोटो देखती है तो देख के वो सोचती कि आखिर में ये किस महिला की फ़ोटो है। तब फिर जब वो दिनेश काम से जब उस अपनी पत्नी से मिल के आता है तो पूछती है तस्वीर दिखा के ये तस्वीर किसकी है। तो वो बताता है अरे ये मेरे भाभी की तस्वीर है जो वो उन्होंने किसी काम से दिया था और वो मेरे पास ही रह गई। तो इस पे उसको पहले से ही शक होता है और जब वो नहा रहा होता है तब उसकी पत्नी उसका फ़ोन, अरे उसकी जो किन्नर पत्नी होती है वो उसका फ़ोन चेक करती है। तभी उसको उस महिला की जो तस्वीर इसको भाभी बता रहा था उसकी बहुत सारी तस्वीर, और यहाँ तक कि वो आश्चर्य में तब पड़ती है जब उसकी पत्नी की शादी वाली तस्वीर भी उसमें होती है। तब वो समझ जाती है कि ये जो दिनेश है मेरे साथ धोखा कर रहा है और ये मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। फिर क्या था, वो उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहती है और इसी के चलते जब वो अपनी बहाने से, काम के बहाने से जब वो अपने घर जा रहा होता है तब वो किन्नर जो होती है वो अपने भाई के साथ दिनेश का पीछा कर रही होती है। तो वो जहाँ पे वो जाता है वो उस रांची शहर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर उस एक कोई घर में जाता है। तो किन्नर भी पीछे पीछे उस घर में जाती है। तब वो देखती है कि वही जिस महिला को वो भाभी बता रहा है वही महिला दरवाज़ा खोलती है और फिर वो आदमी जो दिनेश है वो अंदर जाता है। और फिर ये इधर से जाती है तो वो जो उसकी पत्नी होती है तो उससे वो बोलती है दिनेश घर पे हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है वो बताती है कि आपको कोई किन्नर है जो आपको बुला रहा है। तब इतने में उसका पति भी बाहर आता है और किन्नर को वो देख के बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दंग रह जाता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका था कि अब जो मेरा भांडा है और जो मेरा झूठ है वो दोनों के सामने आ जाएगा और बिल्कुल अब मेरी एक न चलेगी। फिर वो जो किन्नर होती है वो उसकी पत्नी से पूछती है कि आप इसकी क्या लगती हैं। तो दिनेश की पत्नी इससे बोलती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। फिर उसके बाद से दिनेश जो होता है फिर वो दिनेश से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगती है, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में किन्नर इसके साथ लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही है। इतने में दिनेश किन्नर को डांट कर और लड़ाई झगड़ा कर भला बुरा कह के उसको भेज देता है। फिर किन्नर वो चली आती है। फिर जो दिनेश होता है दिनेश से उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर में किन्नर आपसे इतना लड़ क्यों रही थी। तो उस पर दिनेश जवाब देता है कि जो किन्नर है मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो फिर उसकी पत्नी कहती है चलिए एक काम करते हैं,
हम लोग रांची शहर छोड़ के अपने गांव में जाकर बस जाते हैं। पता नहीं शहर में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग बसे हैं। लेकिन जो दिनेश होता है वो रांची शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एक तरफ इसकी पत्नी तो दूसरी तरफ उसकी जो किन्नर प्रेमिका है वो प्रेमिका रहती है। तो रांची शहर को वो कैसे छोड़ सकता है, क्यों ना, क्योंकि वो उसे भी किन्नर को बहुत ज़्यादा ही प्रेम उसको हो गया था और कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन लग जाएगा। फिर वो उसी किन्नर के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो फिर किन्नर मान तो जाती है। फिर उसके साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाता है और एक दूसरे की बाहों में दोनों खो जाते हैं। फिर किन्नर कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, नहीं तो मैं उसको कत्ल कर दूंगी। इतना सुनते ही दिनेश के होश उड़ जाते हैं और उसको लगता है कि कहीं सच में कि वो दिनेश की पत्नी का, उसकी पत्नी का कत्ल ना कर दे, क्योंकि किन्नरों का क्या भरोसा। किन्नर ये कुछ भी कर सकती है। जब मेरे पीछे मेरे प्यार में इतना पागल हो सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। अब उसको आ जाता है गुस्सा और उसको वो गला पकड़ के वो नीचे पटकता है। फिर उसके बाद से वो गुस्से में इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। फिर बाद में देखता है कि नीचे वो गिरी, वो जो किन्नर है वो नीचे गिर गई है। उसकी आंखों से जो पानी आ रहे हैं और किन्नर ज़मीन पे लेट के बिल्कुल बदहवास हो चुकी है और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है। फिर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि किन्नर जो है वो तो मर चुकी है। फिर उसके होश उड़ जाते हैं और वो क्या करता है, उसको किन्नर को ही नग्न अवस्था में वैसे ही छोड़ के फरार हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को कहता है कि चलो सही, तुमने कहा था कि किन्नर मुझे बहुत परेशान कर रही है, चलो हम अपने गांव चलते। फिर वो अपनी पत्नी को लेके गांव चला जाता है। फिर क्या था, जब उसका भाई 2 दिन के बाद अपनी बहन से मिलने आता है तो देखता है कि उसके कमरे पे ताला लगा हुआ है और उसके कमरे से बहुत बदबू आ रही है। फिर वो आस पड़ोस के लोगों को पूछता है कि क्या बात है, 2 दिन से ना मेरी बहन का कॉल लग रहा है, ना मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया, आप लोगों ने मेरी बहन को कहीं देखा है? तो उन्होंने भी, आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि हम आपकी बहन को 2 दिन से नहीं देखे हुए हैं। तो फिर क्या था, वो हर जगह ढूंढता है। जब उसकी बहन नहीं मिलती है तब वो रांची के इस पुलिस स्टेशन थाने में जाता है और वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो फिर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और बताता है कि दिनेश जो है उसकी ऑलरेडी वो शादीशुदा थे और उसने मेरी बहन को झूठ बोलकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसने विवाह किया और नहीं बताया मेरी बहन को कि वो पहले से शादीशुदा है। तो फिर जो पुलिस का जो शक होता है वो बिल्कुल दिनेश के ही ऊपर जाता है कि क्यों ना हो, कुछ ना हो, दिनेश का ही चाहे इसे गायब करने में हाथ होगा, या जो बता रहे हैं कि जिस कमरे से बदबू आ रही, हो सकता है वहाँ दिनेश मार कर उसकी लाश को फेंका हो। फिर पुलिस वहां पर जाती है जहां पर किन्नर रहा करती थी। किन्नर के कमरे में जाके ताला खुलवाती है और खुलवाती है तो देखती है कि किन्नर बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ी हुई है। फिर उसको वो लाश निकाल कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजती है और फिर दिनेश के वहाँ, दिनेश जहाँ रहता है रांची शहर में, वहाँ पे जाती है, लेकिन वो वहाँ से फरार हो चुका होता है। तो वहाँ पे पुलिस को दिनेश तो नहीं मिलता है। फिर वो पता निकाल के पुलिस दिनेश के गाँव पहुँचती है और उसे धर दबोचती है। तो उस दिनेश की जो पत्नी होती पूछती है पुलिस से कि आखिर में मैटर क्या है, माजरा क्या है, आप मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं और क्यों इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तब पुलिस वाले बताते हैं कि एक जो किन्नर महिला है उसने उससे विवाह किया और फिर विवाह करके धोखा उसको दे के और इसको मार करके जान से जहाँ भाग आया है। तब पत्नी के सुन के एकदम होश उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल रोने पीटने लगती है कि मेरा पति ये कैसे कर सकता है। वे जो पुलिस होती है वो उसको लेके जाती है गिरफ्तार करके और संगीन धाराओं में 307 में, 302 में और बलात्कार के आरोप में, बलात्कार की ये सब धाराएं लगा के उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। तो ये मेरी जो कहानी सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। जो समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उससे आपको जागरूक करना है कि आप भी सोचें और समझें। कुछ करने से पहले अगर आप भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उसको सोचें कि इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, या आपके जो आसपास के करीब लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हमारी कहानी, जो घटनाएं सुनकर आपको कुछ सीख मिलती है तो इसी तरह की घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप पर जो घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं वो बिल्कुल 100 में से 100% सत्य होती है। हम जो भी घटनाएं समाज में घटित होती, जो सत्य घटनाएं होती हैं, हम वही आपको दिखाने और सुनाने का प्रयास करते हैं।